बस स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। सर हाँ बोलो। बोलो सौरभ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ सौरभ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मेरा टोटल मार्क कितना है? मार्क्स बॉस मैं किसी को नहीं दिया हूँ, मैं तो सब में चेक किया हूँ। आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर है, आप लोग थोड़ा खुद बैठा दो मार्क्स, यस सर, ठीक है। ठीक है? यस। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। ओके, so today we will study about petroleum. तो पेट्रोलियम, फर्स्ट पॉइंट जो पेट्रोलियम के अंदर आता है, दैट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑयल। इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑयल जिसमें प्राइमरीली मेरा हाइड्रोकार्बन्स रहता है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या है? कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जिसमें मेरा हाइड्रोकार्बन्स रहता है उसके साथ सम अदर एलिमेंट्स रहता है, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पेट्रोलियम अ नेचुरली ऑकरिंग ऑयल जिसमें मेनली मेरा हाइड्रोकार्बन्स रहता है, उसके साथ सम अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स रहता है, ये आर बेसिकली ऑफ द पैराफिन सीरीज। पैराफिन सीरीज मतलब इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलता हूँ। इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर फिल्ड, मतलब कार्बन और किसी के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। क्या बॉन्डिंग होता है, क्या केमिकल बॉन्डिंग होता है, ये तुम लोग जब थोड़ा सीनियर क्लास हो जाओगे तब पढ़ोगे। फिलहाल यह याद रखना कि पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन्स है वो बेसिकली पैराफिन बोल के एक सीरीज है, उसके अंदर आता है। एंड ये हर एक सीरीज में मिनिमम 100 कार्बन एटम्स होता है, तो 100 और मोर कार्बन एटम्स, ये हर एक सीरीज में मिनिमम 100 एंड उससे ज्यादा कार्बन एटम्स रहता है। ये पेट्रोलियम को जब मैं रॉ स्टेट में देखता हूं, जब मैं प्योर, ये जब प्यूरिफाइड नहीं होता है, इसको जब रॉ स्टेट में देखता हूं, तब इसको क्रूड ऑयल बोला जाता है और इसको रॉक ऑयल बोला जाता है। एनीथिंग, इसको क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल बोलने के पीछे रीजन इज कि पेट्रोलियम का जो वर्ड वो दो वर्ड से आता है। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। इसलिए मैं स्टार्टिंग बोला इट्स अ नेचुरली ऑकरिंग ऑयल जो हाइड्रोकार्बन से बनता है एंड उसमें अदर एलिमेंट्स भी होता है लाइक सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये बेसिकली पैराफिन सीरीज का है एंड इसमें 100 और मोर कार्बन एटम्स होता है। जब पेट्रोलियम प्यूरिफाइड प्योर फॉर्म में नहीं होता है तब मैं उसको क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल बोलता हूँ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होता कहां से है? तो जैसे हम लोग कोल पढ़े थे कि वो लोग डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पेट्रोलियम होगा डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर इनसाइड द सी। ये वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द सी, तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द सी। ये ऑर्गेनिजम्स जब मर जाता है तो मर जाने के बाद जो बाकी रहता है, मतलब द रिमेन्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है ये सी बेड में बहुत सालों से डिपोजिट हो रहा है। अब कुछ पहले एक लेयर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेड बॉडी रहा, फिर दूसरा
लेयर आ गया सैंड का, फिर क्ले का, फिर से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेड रिमेन्स का लेयर आया, फिर सैंड, फिर क्ले। ये जो सैंडविच जैसा जो स्ट्रक्चर है ये सालों भर तक कंटिन्यू होते रहता है, आज भी होता है। ये बहुत सालों बाद, ये बहुत साल मतलब कितना साल, ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स, ये बहुत सालों बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग मैटर, पर लिविंग से मिला हुआ मैटर। अगर कोई नेचुरल माने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है, उसका जो डेड रिमेन्स होता है, जैसे हड्डी बोलो, मांस मसल्स बोलो, वो जो डेड रिमेन्स होता है उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, बिकॉज वो एक टाइम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब मिलियन ऑफ इयर्स, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये बहुत ज्यादा प्रेशर इन लोग के ऊपर है, बिकॉज इन लोग के ऊपर सैंड मिट्टी ऐसा करके कितना कुछ 100,000 मीटर का लेयर फॉर्म हो गया है। तो ये 100,000 मीटर किलोमीटर लेयर के नीचे मेरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये डेड रिमेन्स है। तो इतना ह्यूज प्रेशर, और जितना तुम नीचे जाओगे उतना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज तुम अर्थ के कोर के नजदीक आते हो। तो इतना ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या होता है, जो डेड रिमेन्स रहता है दे अंडरगो सम सीरीज ऑफ प्रोसेस, मतलब उनमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस होता है, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, मेरा पेट्रोलियम फॉर्म होता है। ये जो पेट्रोलियम फॉर्म होता है, ये क्या होता है, ये जहां पर फॉर्म होता है वहां से ये छोटे छोटे रिजर्वर में आके जमा हो जाता है। रिजर्वर मतलब एक कटोरी जैसा शेप जहां पर कुछ चीज जमा रख सकते हो तुम, मतलब तुम नहीं, नेचर कुछ चीज जमा रखता है। जैसे जो जिसको हिंदी में गीना बोलता है, इट्स लाइक अ बीकर, इट्स लाइक अ डिश जहां पर तुम दाल या सब्जी रखते हो ना, जो शेप, जिस शेप का यूटेंसिल्स यूज करते हो, वैसा होता है रिजर्वर। तो जिस रॉक में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, वो रॉक से पेट्रोलियम ये रिजर्वर में कलेक्ट हो जाता है, राइट। एंड कलेक्ट होने के बाद जब ये रिजर्वर में पेट्रोलियम लेवल बढ़ जाता है, तो वो पानी में फ्लोट करके एकदम सी लेवल पे आ जाता है। एंड हाई प्रेशर में जो पेट्रोलियम रहता है, वहां पर हाई प्रेशर में जो डेड रिमेन्स रहता है, वहां पर पेट्रोलियम फॉर्म होने के साथ साथ एक नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है। इसलिए हम लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का नाम एक साथ में लेता है, बिकॉज जहां पेट्रोलियम फॉर्म होता है वहां नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है। तो मैं लिख लेता हूं, दिस आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड द सेल, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, आप लोग भी लिख सकते हो, deposited in seabed, formation of clay, formation of a layer of sand or clay above it। फिर क्या होता है, after millions of years, physical and a large series of physical and chemical changes occur। क्यों, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड पेट्रोलियम यहाँ पर फॉर्म होता है। ये पेट्रोलियम जो फॉर्म होता है ये कलेक्टेड होता है रिजर्वर में, एंड वो कभी कभी क्या होता है, वो जब रिजर्वर में कलेक्ट होता है तो कभी कभी वो ऊपर पर आ जाता है एज लेयर ऑफ ऑयल इन सी सरफेस। एंड जहां पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है उसके ऊपर एक लेयर ऑफ नेचुरल गैस भी फॉर्म होता है। तो जब भी हम लोग पेट्रोलियम निकालने की कोशिश करता है, पहले पहले मेरा वो जो रिफाइनरीज है, हम लोग आएंगे, वो जो रिफाइनरीज है वहां से पहले ऐसा गैस निकलता है जो बहुत ही इनफ्लेमेबल है। वो गैस नेचुरल गैस है। ये नेचुरल गैस हम लोग कहाँ यूज होता है, हम लोग जो एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज सेम एज दिस। फिर जितना भी आजकल बहुत सारे ग्रीन व्हीकल्स यूज हुआ है, ऑटो, बस, कार्स, ये सब नेचुरल गैस में चलता है, सीएनजी में चलता है। तो ये सारे चीज पेट्रोलियम के साथ ही फॉर्म होता है। अब जहां पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है वहां उसको ऑयल वेल बोला जाता है, तेल का कुआं। जहां पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है उसको तेल का कुआं बोला जाता है।
इंडिया में 1867 में पहला तेल का कुआं डिस्कवर होता है आसाम में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? माकुम रीजियन बोल के एक रीजन है आसाम में, जहां पर पहला तेल का कुआं डिस्कवर होता है। एंड इसके बाद से फॉर 40 साल हम लोग का देश में तेल बोल के आसाम का जगह ही था। हम लोग 40 साल 1867 के बाद 40 साल विच मतलब 1907 और 1910 तक हम लोग के देश के लिए पेट्रोलियम रिजर्व वाज आसाम। उसके बाद विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी कई जगह हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट किए, कई जगह हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट किए ताकि हम लोग को पेट्रोलियम मिल जाए। एंड सम ऑफ द प्लेसेस जहां पर हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट किए उसका नाम इज अंकलेश्वर एंड कलोल इन गुजरात, ऑफशोर एरियाज इन वेस्ट मुंबई, जिसको कांच के दिन के नावी मुंबई नाम से जानते हैं, एंड ऑफशोर डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। तो ये 3 रीजन्स है जहां पर आसाम के बाद ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ फॉर माइन ऑब्टेनमेंट, ताकि हम लोग को पेट्रोलियम मिल जाए। अब ये सब ड्रिलिंग करते कौन है? ये सब ड्रिलिंग करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज। इंडिया में सबसे बड़ा एजेंसी ओएनजीसी, इसका फुल फॉर्म तुम सब जानते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। एंड इसके साथ और एक कंपनी है जिसको ओआईएल बोलता है, ओआईएल इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। तुम लोग आजकल जितना भी पेट्रोलियम कंपनीज देखते हो, लाइक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, शेल, कैस्ट्रॉल, सब कहीं ना कहीं ओएनजीसी और ऑयल का हिस्सा है। एंड इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरीज है। ये तो हम लोग ड्रिलिंग बोले, ड्रिलिंग के बाद मतलब ये तो वेल बोले। अब वेल से पेट्रोलियम निकालने के बाद उसको प्यूरिफाई करना होता है, तो उसको रिफाइनरीज बोलता है। इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरीज है। सबसे बड़ा रिफाइनरीज है मेरा जामनगर गुजरात, मथुरा गुजरात, भारूच गुजरात, Big Boy in Assam, Haldia in West Bengal, Barauni in Orissa। ठीक है, तो दीज आर सम, इससे भी बहुत ज्यादा रिफाइनरीज है। ये कुछ 6 रिफाइनरीज है जो कि बहुत बड़ा है। एंड बड़ा रिफाइनरीज मतलब क्या है? साइज में बड़ा, साइज में बड़ा एज वेल इज एक दिन में ये लोग कितना टन्स पेट्रोलियम रिफाइन कर सकता है, वो कैपेसिटी के ऊपर भी रिफाइनरीज का बड़ा छोटा डिफाइन किया जाता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक फिलहाल? नो सर। ओके, सौरभ, हर्षित, नित्या, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सौरभ, बोल सकते हैं। अच्छा, नित्या, नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, गुड। अब हम लोग आता है कि प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है। उसके पहले हम लोग को जानना होगा रिफाइनिंग किसको बोलता है। तो पेट्रोलियम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, हम लोग देखेंगे। तो पेट्रोलियम में एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट को अलग करने का जो तरीका होता है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। सीधी भाषा में द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ separating various components of petroleum from one another
is called refining. ये जो कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करता है, ये जिस प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. वो प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल में काम करता है? दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. मतलब ये जो मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को दिमाग में रख के डिजाइन किया गया है. अगर मेरे पास पेट्रोलियम का 4 कंपोनेंट है एंड अगर चारों कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे. तो ये चीज याद रखना पड़ेगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस कॉन्सेप्ट पे यूज होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ, यहां पर पेट्रोलियम, बाकी मान लो कुछ और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. अब पेट्रोलियम रिफाइन के क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स होता है? बिकॉज हम लोग जैसे कोल का बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स देखे, जिसको वुड चारकोल बोला, जिसको कोक बोला, जिसको कोल टार बोला, जिसको कोल ब्लैक बोला, जिसको कोल ब्लैक बोला. तो ऐसा बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलता है मेरा जब मैं कोल को रिफाइन करता हूं. सिमिलरली पेट्रोलियम रिफाइन करने के बाद मेरे को बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वो प्रोडक्ट्स बहुत सारे, वो सारे बाई प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबका कहीं ना कहीं कुछ कुछ फील्ड ऑफ लाइफ में यूज होता है. तो मेरा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा दैट विल बी प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग. प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग. तो मेरा पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज एस्फाल्ट. एस्फाल्ट गाड़ी का रेस नहीं है, बट एस्फाल्ट एक केमिकल है जो जब रास्ता बनता है ना, रास्ता में जो काला कलर का सब्सटेंस तुम देते हो दैट इज एस्फाल्ट. ठीक है. तो इट इज अ ब्लैक एंड स्टिकी सब्सटेंस एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स. जो हम लोग पिच जो बोलते हैं, पिच दिया जाता है रास्ते में, ये पिच बेसिकली एस्फाल्ट है. एंड एस्फाल्ट का सबसे बड़ा फंडा इज इट डज नॉट बर्न इजीली. इट डज नॉट बर्न इजीली. नेक्स्ट इज पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स का बहुत सारे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग सर्दी के मौसम में करते हैं. आप लोग सब वेजलिन यूज करते हो, राइट? वेजलिन का जो डब्बा है, डब्बा में देखना लिखा होगा रहेगा इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये वेजलिन इज नथिंग बट मेड, वेजलिन पैराफिन वैक्स से बनता है. तो पैराफिन वैक्स बेसिकली इट बॉइल्स एट अबव 673 डिग्री केल्विन, मतलब काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट है. इसका करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड. ये कैसे बनता है? ये बनता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेसिडुअल ऑयल. रेसिडुअल ऑयल मतलब मेरा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से मैं रिफाइनरी करके प्योर पेट्रोलियम निकाल लिया, बाकी जो मेरा ऑयल बची है उसको अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करूं तो मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के आसपास मेरे को पैराफिन वैक्स मिलेगा. इट इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स, it is used in making vaselines, it is used in making grease, it is used in making polish. तुम लोग जो शू पॉलिश जो यूज करते हो, चेरी ब्लॉसम ब्लैक कलर का, वो शू पॉलिश भी पैराफिन वैक्स से बनता है. जो ग्रीस, गाड़ी में जो मोबिल यूज डालते हो हम लोग, कि गाड़ी का मोबिल खत्म हो गया भैया इंजन ऑयल चेंज कर दो, ये जो इंजन ऑयल तो डालते हो, जो ग्रीस डालते हो, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें निकलता है दैट इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल. हम लोग का घर में जब पुराना ताला वगैरह रहता है तो हम लोग उस पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ तेल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो ताला का फंक्शनिंग स्मूथ हो जाता है. पहले वो अटक अटक के चलता है, अभी वो स्मूथ चलेगा. किसी भी मशीन अगर बहुत दिन यूज नहीं हुआ, उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग उस पर तेल देता है. स्मूथ करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेशन.
एंड स्मूथ करने के लिए जो तेल दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मेरा पेट्रोलियम से बनता है। ये भी 673 डिग्री केल्विन के आसपास जलता है एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेसिडुअल ऑयल। इसके बाद आता है मेरा फ्यूएल ऑयल। फ्यूएल ऑयल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली, ये अगर मैं प्रॉपरली यूज कर पाऊं, ये कोल से अच्छा फ्यूएल है। बिकॉज कोल बर्न करने के बाद, वो कोल तो पहले बात, कोल जब बर्न करता है तो बहुत अमाउंट ऑफ एश जनरेट होता है विच इज ऑल्सो अ रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। बट फ्यूएल ऑयल बर्न करने से एश नहीं होता है। एंड सेकेंड इज कोल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। कोल कंप्लीटली बर्न नहीं होता है बिकॉज कोल में बहुत सारे मॉइस्चर्स रहता है जो कि उसको कंप्लीट बर्न नहीं होने दे रहा है। वेरएज फ्यूएल ऑयल कंप्लीटली बर्न होता है। तो फ्यूएल ऑयल का बॉइलिंग रेंज भी 623 से 673 केल्विन है। ये यूज होता है इन इंडस्ट्रीज सच एज हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। हम लोग जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे क्लास 9 में, तो हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री का नाम पढ़ेंगे जिसको फर्नेस एंड बॉयलर बोला जाता है। फर्नेस एंड बॉयलर में होता क्या है, मेन काम फर्नेस एंड बॉयलर का होता है स्टीम प्रोड्यूस। अब तुम जिस सोर्स से स्टीम बना रहे हो, पूरा पावर प्लांट उसी के नाम पे होता है। जैसे तुम अगर कोयला को हीट करके वो हीट से स्टीम बना रहे हो तो उसका हाथ नाम हो जाता है थर्मल पावर प्लांट। तुम अगर गैस से स्टीम बना रहे हो तो उसका नाम हो जाता है गैस पावर प्लांट। ठीक है। तो तुम जिस प्रोसेस से स्टीम बनाओगे तो उस प्रोसेस में नाम हो जाएगा। बट इन जनरली पावर प्लांट्स में बॉयलर और फर्नेस रहता है ताकि मेरे में स्टीम प्रोड्यूस कर पाऊं। स्टीम क्यों प्रोड्यूस करना होता है, बहुत ज्यादा रीजन है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं। स्टीम प्रोड्यूस करना होता है बिकॉज स्टीम को हाई स्पीड में जाके मैं एक चक्का में टच कराता हूं। वो चक्का का नाम होता है टरबाइन। जब वो चक्का घूमता है, वो चक्का जब घूमता है तब वहां से मैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकता हूं। तो ये चक्का घुमाने के लिए मेरे को स्टीम चाहिए। स्टीम जनरेशन मेरा बॉयलर एंड फर्नेस में होता है। इट इज अ बेटर फ्यूल देन कोल because it burns completely and no ash, whereas coal completely burn नहीं करता है, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एश जनरेट होता है। फ्यूएल ऑयल का बहुत स्पेसिफिक एक सेक्शन है जिसको डीजल ऑयल बोलता है। डीजल ऑयल का रेंज इज 573 टू 623 केल्विन, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। डीजल ऑयल भी बेसिकली हम लोग को पता है, तुम लोग को ये सब पता है कि दो टाइप ऑफ गाड़ी का इंजन होता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में तो तुम फ्यूल ऑयल बार लुब्रिकेटिंग दे दो। डीजल इंजन में लुब्रिकेशन और एज अ फ्यूल हम लोग स्पेशली डीजल ऑयल यूज करते हैं। तो डीजल ऑयल है क्या, दीज आर स्ट्रेट चेन एल्केन्स। नाउ व्हाट आर एल्केन्स, मैं लिख दे रहा हूं। एल्केन्स आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग ब्रॉड सेंड में पैराफिन भी बोल सकते हैं बिकॉज हम लोग पढ़ा है कि पेट्रोलियम में पैराफिन होता ही होता है। एंड हम लोग ये भी पढ़े कि पैराफिन में बहुत सारे कार्बन नंबर होता है। तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर कार्बन नंबर रेंजेस फ्रॉम 20 टू 25, 20 से 25 कार्बन नंबर वाला कंपाउंड यहाँ पर रहता है जो कि स्ट्रेट चेन का है। ये बॉयल करता है 573 से 623 केल्विन के बीच एंड इट इज यूज्ड इन कार्स, ट्रक्स, buses and locomotives। locomotives मतलब trains। Excuse me for 3 minutes।
या तो इसका नेक्स्ट जो पोर्शन आता है, तो दिस इज ऑल अबाउट डीजल ऑयल। नेक्स्ट मेरा जो होता है दैट इज कॉल्ड केरोसिन। केरोसिन तो हम लोग सब जानते हैं, घर में यूज होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 443 टू 523 केल्विन। इसमें भी स्ट्रेट चेन एल्केन्स रहता है, बट इसका कार्बन नंबर रेंजेस फ्रॉम 10 टू 16। ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब जैसे लाइटिंग एंड फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब स्टोव वगैरह जलाने के लिए हम लोग केरोसिन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड पेट्रोल, जो बहुत फेमस है, जिसका भाव अभी 101-102 रुपए जा रहा है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट इज 303 केल्विन टू 423 केल्विन, सॉरी 443 केल्विन। तो हम लोग देख रहे हो कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको क्लासिफाई कर दिया, बिकॉज मैंने कुछ मिनट पहले ही बोला कि पेट्रोल का हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने का मेन प्रिंसिपल इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देख रहे हैं जितना भी कंपोनेंट है सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लाइक कोई किसी के साथ मर्ज नहीं होगा। जब भी 313 केल्विन आ जाएगा तो जो कंपोनेंट बॉयल करेगा वो पेट्रोल है, तब केरोसिन नहीं बॉयल करेगा। जब 443 के ऊपर जाएगा तब केरोसिन बॉयल करेगा, बट तब डीजल ऑयल नहीं बॉयल करेगा। तो ये देखो हर एक चीज मेरा बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में डिवाइडेड है। अब पेट्रोल को गैसोलीन भी बोला जाता है। गैसोलीन्स में भी पैराफिन रहता है। फ्रॉम पेंटेन टू डोडेकेन, which means carbon number is 5 to 12, and it is used in a fuel in two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, etc. ठीक है। अच्छा, गैसोलीन जो हम लोग बोलते हैं, गैसोलीन का फंक्शन बेसिकली कुछ और है। गैसोलीन आजकल जेट फ्यूल में यूज होता है। बेसिकली इस जेट फ्यूल का जो फ्यूल है वो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम है, एंड बहुत ही इन्फ्लेमेबल है, एंड बहुत प्योर है जो मैं बोला, बट आजकल गैसोलीन भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो मेरा चीज आता है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल ऑयल। ये वो रेसिडुअल ऑयल है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करके मेरे को पैराफिन्स मिलता है। लाइक ये वो रेसिडुअल ऑयल है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मेरे को लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स मिलता है। तो वो रेसिडुअल ऑयल है क्या? रेसिडुअल ऑयल इज पेट्रोलियम को प्राइमरी डिस्टिलेट करने के बाद, मतलब पहला बार पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के बाद जो बाकी ऑयल बच रहता है दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल ऑयल और रिड्यूस क्रूड। ये जो रेसिडुअल ऑयल है, मैं अगर इसको डिस्टिल करूं तो मेरे को बिटुमिन मिलता है। बिटुमिन इज अगेन यूज फॉर मेकिंग सरफेस ऑफ रोड एंड बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी यूज होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, पहले आता है पेट्रोलियम, उसको मैं प्राइमरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं तो ये मेरे को देता है रिड्यूस्ड ऑयल, सॉरी रिड्यूस्ड क्रूड, जिसको रेसिडुअल ऑयल बोला जाता है। इसको मैं डिस्टिलेशन करूं वैक्यूम में तो मेरे को बिटुमिन मिलता है। बिटुमेन बेसिकली, हाँ बिटुमेन। बिटुमेन इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोड सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, एंड इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम लोग जानते हैं, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हम लोग को मिलता है। अब यूज क्या क्या होता है? यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। नंबर 1, सबसे बड़ा यूज पेट्रोलियम का क्या है? फ्यूल। नंबर 2, इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी फॉर हाउस होल्ड फ्यूल्स। नंबर 3, गैसोलीन बा पेट्रोल, गाड़ी में यूज होता है, राइट। नंबर 4, यूज इज इन द यूज ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन द फॉर्म ऑफ केरोसिन, ठीक है। फिर नंबर 5, हम लोग जो जो पॉइंट लिए लाइक डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सारे पॉइंट्स वापस हम लोग रिपीट कर रहे हैं इन केस ऑफ यूजेस। अब इसमें
जो मेजर एक पॉइंट हम लोग रिपीट करेंगे, जो मेजर एक पॉइंट हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. याद रखना, दिस इज नॉट सिमिलर टू नेचुरल गैस, बट इट इज अ गैस जो कि सेम पॉइंट में फॉर्म होता है. ये बात ये है, बेसिकली नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है, बट लिक्विफाइड पेट्रोलियम इज पेट्रोलियम जब लिक्विड, लाइक पेट्रोलियम गैस जो हम लोग यहाँ पर पढ़े, जो पेट्रोलियम गैस हम लोग पढ़ते हैं, पेट्रोलियम गैस को लिक्विड करने के बाद मेरे को जो फ्यूल मिलता है, दैट इज कॉल्ड liquefied petroleum gas. This is not natural gas. This is liquefied petroleum gas. और ये basically it is nothing but, I can imagine it to be nothing but petroleum gas in liquid state. इसमें बहुत सारे लाइक एल्केन्स, जो मैंने बोला वह पैराफिन्स रहता है. क्या क्या रहता है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. क्योंकि हम लोग कार्बन नंबर से डील कर रहे हैं, तो कार्बन नंबर रेंजेस फ्रॉम 2 to 4, बट मेजर कंपोनेंट बेसिकली मेरा ब्यूटेन ही रहता है. तो मैं ब्यूटेन इज द मेजर कंपोनेंट. इसका प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर कलरलेस, दे आर ओडोरलेस, दे आर कलरलेस, दे आर ओडोरलेस, ऑफ कोर्स व्हेन दे आर प्योर. वरना जब जल जाने के बाद बर्न्ड एलपीजी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. और हम लोग जो एलपीजी कमर्शियली सप्लाई करते हैं, जो हम लोग जो सिलेंडर में मिलता है, जो घर में यूज होता है, उसमें स्मेल होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कंपाउंड. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग smelling compound which is called ethyl mercaptan. ethyl mercaptan, ये सारे चीज आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ोगे. It is called ethyl mercaptan. उसका फॉर्मूला is C2H5SH. This is the formula for ethyl mercaptan. अब बात है कि ये स्मेल हम लोग क्यों देता है. ये स्मेल हम लोग देता है बिकॉज ये गैस तो है कलरलेस. अगर कहीं पर लीकेज है तो मेरे को तो कोई पता नहीं चलेगा, बिकॉज अगर वो ओडोरलेस भी है, कलरलेस भी है, तो लीकेज हुआ भी तो मेरे को पता नहीं चलेगा. बट अगर इसमें स्मेल है, तो जब भी वो लीक हुआ तो वो स्मेल हम लोग के पास, हम लोग तक पहुंच जाएगा. इसलिए मैं कमर्शियल एलपीजी में एक स्मेलिंग कंपाउंड देता हूं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ लीकेज. टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ लीकेज. क्लियर? कोई डाउट है? नो सर. सौरभ, विकास, नित्या, हर्षित, कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट. ओके, नित्या कोई डाउट है? नो सर. ओके. अच्छा, तब आप लोग एक काम करो, आप लोग एक बार आप लोग का राइट क्या बोलते हैं, एक बार आंसर स्क्रिप्ट्स देख लो, कहीं पर कुछ डाउट है तो. आप लोग का आंसर स्क्रिप्ट्स देख लो, कहीं पर कुछ डाउट है तो, लाइक समझ में नहीं आया सर ये आप क्यों काटे, ये आप क्यों काटे, मैं क्लियर कर दूंगा. सर नो डाउट, आंसर स्क्रिप्ट में भी कोई डाउट नहीं है किसी को? सौरभ, विकास, हर्षित, नित्या. ओके. तो अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो, बिकॉज द टीचर्स डे है, मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूँ. मैं आप लोग का क्लास आज बेसिकली सबका छुट्टी है, बट आप लोग का वीक में मेरा एक ही क्लास होता है ना, तो बहुत दिन क्लास नहीं हुआ था एंड मेरे को ये भी देना था, तो मैंने आज आप लोग का क्लास ले लिया. ये चैप्टर खत्म होता है, मैं आप लोग को इसका क्वेश्चंस दे दूंगा, वो आप लोग का होमवर्क है. ठीक है? क्लियर? सर. हाँ. सर मेरे आंसर शीट में 7 नंबर में अपने सोडियम और पोटेशियम ऐड किए हैं.
हाँ, सोडियम और पोटेशियम, लाइक सोडियम के साथ पोटेशियम भी हम लोग लिक्विड में रखते हैं। ठीक है, या सौरभ, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ठीक है, अभी ठीक है सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।